नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपकी लेट है थोड़ी, और उसका कारण यह है कि सुबह से लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर वगैरह जो थे सारे डिस्चार्ज हो गए थे, तो क्लास शूट करने में थोड़ी सी असुविधा हो रही थी। और अब जैसे ही लाइट आई है तो फिर शूट कर दी है और आप लोगों को ये क्लास मिल रही है। तो ये थोड़ी सी मतलब समस्या आप लोगों को हुई होगी, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत इंतजार करते हैं क्लास का, और फिर चिंतित हो जाते हैं कि आज क्लास क्यों नहीं आई। हालांकि जानकारी जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दी गई थी कि क्लास देरी से आने की वजह क्या है, कैसे है। तो आप लोगों के लिए, वैसे आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आप लोगों के लिए ही मैंने अवकाश लिया है ताकि आप लोगों को समय पर जो पुस्तकों का आप इंतजार कर रहे हो वो मैं उपलब्ध करवा सकूं। तो विद्यालय से अवकाश पर चल रहा हूं अभी मैं, और इसीलिए ये क्लास जो है, वैसे मैं एक दिन पहले शूट कर देता हूं, लेकिन ये क्लास अब शूट हो रही है, क्यों जिस दिन देनी है उसी दिन फिर शूट करता हूं मैं। तो ये सारी बातें हैं। सबसे पहले साथियों, आप जितनी भी महिला विद्यार्थी बहिनें माताएं जितनी भी जुड़ी हुई है, सभी को इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कामना करता हूं कि आप अपनी राह खुद बनाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने सपनों को आकार देंगे और बेहद अच्छे तरीके से अपने आप को साबित करेंगे। साथ ही साथ सभी को मैं महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि चाहे सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुष साथियों को भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी महिलाओं की भूमिका रहती है। हम कोई एड़ो न्यारो ही उठ जाए और कहते हैं कि नहीं गुरुजी, मेरे जीवन में कोई महिला आई नहीं, अभी तक कोई भूमिका नहीं है। भाई, जिसके जो ये समझता है ना मेरे जीवन में कोई महिला आई नहीं, उसको भी ये बात ध्यान देनी चाहिए, यदि उनके जीवन में कोई महिला आई नहीं तो उनका जन्म होता ही नहीं। ठीक है ना। तो जन्म देने वाली जननी जो है वो भी आपके जीवन में मुख्य किरदार निभाती है। तो मैं सभी को ही बधाई देना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं। वैसे आज शाम को लाइव आने का इरादा है, तो टाइम सेट हुआ तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कितने बजे लाइव आऊंगा, तो उस हिसाब से आप जुड़ जाएं। ठीक है, अभी अपन क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन साथियों पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर का दुर्ग। बेहद करीब से आपको जैसलमेर का दुर्ग बताऊंगा, क्योंकि बेहद करीब से मैं खुद देख कर आया हूं। तो नेट से उठाए हुए फोटो नहीं, बल्कि खुद लिए हुए फोटो आपको बताऊंगा, और साथ में एक एक जानकारी भी देना चाहूंगा, ताकि आपके लिए ये क्लास जो है, ये नॉलेज जो है वो स्थायी हो जाए। ठीक है साथियों, बिना समय को व्यर्थ किए सीधा शुरू करते हैं अपन, क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट है। चलिए साथियों, जैसलमेर दुर्ग पढ़ रहे हैं। जैसा इसका नाम है वैसा नाम किसके नाम पर है? जैसल भाटी के नाम पर है। ठीक है, तो इसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया और 1155 के अंदर निर्माण करवाया है। ठीक है, भाटी शासक जो है जैसलमेर में रहते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान के वंशज है, यदुवंशी थे ये, ऐसा कहा जाता है। क्यों? वो अभी देखो सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ जैसुल कुआं है, वो आएगा वहां पे, मैं बताऊंगा आपको। उसके पहले ध्यान देना कि ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है, वैसे ये एक धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। मतलब अब तो क्या है कि आसपास दुकानें, दूसरी सारी चीजें जो है, आबादी वगैरह होने लगी। जब बना था उस समय मतलब ये मरुस्थल के अंदर सीधा दिखता था दूर से। ठीक है, और ऐसा लगता था जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज खड़ा है। ये भी इसके बारे में कहा गया, अभी सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये वैसे त्रिकुट पहाड़ी पर है, और गौरहरा पहाड़ी पर, गौरहरा पहाड़ी भी कहते हैं इसको, तो इसे गौरहरा गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखें। अब देखो इसके उपनाम में आपको ध्यान रखना है सोनारगढ़। ठीक है, सोने की भांति चमकता था, जब रेत पर किरणें पड़ती है ना तो बहुत चमकती है, उस तरीके से ये चमकता था। स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, गौरहरागढ़ कहते हैं, और उत्तर भड़कीवाड़ भी कहा जाता है। आपको एक बात बता दूं कि उत्तर भड़कीवाड़ बटनेर के दुर्ग को भी कहा जाता है, वहां भी भाटी शासकों का वर्चस्व था। ठीक है, तो उत्तर भड़कीवाड़ भी इसको कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में साथियों कहा जाता है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर चाहिए। कैसे पैर चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। और ये कहने वाले थे अपने अबुल फजल भाई साहब। ठीक है, अबुल फजल भाई साहब के बहुत सारे कोटेशन मिलते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। ठीक है, उनमें से एक ये भी, अभी तक अपन पढ़ते आए 3-4 क्लास में कभी देखे हैं, उनमें से एक ये भी है कि यहां पहुंचने के लिए तो पत्थर की टांगे चाहिए, क्योंकि मरुस्थल के अंदर था ना, इसलिए बताते हैं। ठीक है, और देखो इसके लिए ये उक्ति बहुत कही जाती है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण, अत्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण।
तो इसके अंदर एक तो ये नाम निकल के आ गया कि इसको जैसाण भी कहते हैं, ठीक है, एक तो उपनाम। और इसमें मतलब यहाँ पे पहुंचने के लिए ये इतना दुर्गम दुर्ग था, इसके लिए ये क्या गया, घोड़ा कीजिए काठ का, लकड़ी का, पक कीजिए पाषाण पत्थर के, अख्तर कीजिए लोहे का, और तब पहुंचे जैसाण। इतनी मजबूती होगी तब ही जैसलमेर जैसाण पहुंच सकते हो, नहीं तो जैसलमेर नहीं पहुंच सकते। ऐसी इसकी पर मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, ठीक है। तो ये किस लिए कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग की विशेषता है ये, ठीक है साथियों। आप ये जो फोटो देख पा रहे हो, आपको लगेगा कि ये ऐसा कैसे फोटो है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा साथियों। ये पत्थर का एक मॉडल बनाया हुआ है अंदर, वहीं पर जैसलमेर दुर्ग के अंदर एक पत्थर का मॉडल बना के रखा हुआ है, उस मॉडल का फोटो है, और मैंने खुद ने लिया हुआ ये फोटो है। और अभी आपको यहाँ पे ये चित्र यदि समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जैसे ही अगली स्लाइड में ले जाऊंगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अच्छा ये इस तरीके से, ये पूरा मतलब नमूना होता है ना, वो नमूना है इस दुर्ग का पूरा। ये देखो, ये इसका परकोटा है, और इसके अंदर मतलब आवासीय दुर्ग है ये, इतनी सारी बहुत सारी गलियां हैं, गलियों का दुर्ग भी कहते हैं इसको, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, बहुत सारे इसके बारे में तथ्य हैं, ठीक है साथियों। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भीम का जहाज रेत के समुद्र में लंगर डाले खड़ा है। और ये कहने वाले भाई साहब थे सर हुज कैसन। सर हुज कैसन ने यह कहा था कि ऐसा लगता है कि कोई जहाज जो है वो लंगर डाले खड़ा है रेत के समुद्र में, ये कहा गया था, ठीक है साथियों। इसे राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब और गलियों का दुर्ग कहा जाता है। वैसे जैसलमेर खुद भी जो है, जैसलमेर पूरा शहर ही गलियों का शहर कहलाता है। छोटी छोटी पतली पतली 2.5-3 फीट की गलियां हैं, कौन सी कहां निकलती है कोई पता नहीं चलता है, ठीक है ना। कोई नया इंसान ही है तो वो गलियों में भटकता ही रह जाएगा, वहां पूछना पड़ेगा कि भैया ये वाली चीज जगह कहाँ है, तो फिर वहां के लोग एड्रेस भी ऐसे बताते हैं, पहला लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे याद रखना पड़ता है दिमाग में, और उसके बाद में आप वहां पर पहुंच सकते हो। तो ये हमारे साथ भी हुआ था, हम वहां गए थे अभी जब बीच में ऐसे कहीं काम पड़ा था पैदल चलने का, तो वहां पे ऐसे पूछ के एड्रेस भी निकले। चले तो जाते हैं, आते समय याद रखना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है, लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वहां पे इसलिए गलियों का दुर्ग कहा जाता है, ये भी आप समझ जाओगे। ये सबसे बड़ा साथियों लिविंग फोर्ट तो आपके सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला, अंदर घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं, ठीक। अगली स्लाइड में लेकर चलता हूं आपको, उसमें आप बहुत सारे जैसलमेर के फोटो देख पा रहे हो। ये तो है आपके, देखो कितना मनोरम दृश्य है जैसलमेर के दुर्ग का, सूरज की किरणें पड़ रही है, और ये देखो इसके परकोटा कितना शानदार बना हुआ है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है पहाड़ी की, नॉर्मल सी ऊंचाई है, उस पर बना हुआ है। अब ये जो फोटो आप देख पा रहे हो साथियों, यहाँ पे ये फोटो, अभी जो आपने जो नक्शा देखा था अंदर, मैंने आपको प्रतिरूप बताया था, वो ये प्रतिरूप था, देखो। अब जब वो बड़ा बताया तब ऐसा लग रहा था, अब आप देख पा रहे हो कि ये प्रतिरूप, क्योंकि साथ में मेरा फोटो है, तब आप देख पा रहे हो कि ये प्रतिरूप अब किस तरीके का पूरा मतलब इस दुर्ग का मॉडल बना हुआ है, ठीक है ना। ये है दुर्ग का एंट्रेंस, यहां से एंटर है, ये दुर्ग का एंट्रेंस है जैसलमेर दुर्ग का। आ भाई है कोई बंदूक पड़ी है माए, ठीक है, अपा भी देख लियो कि कहीं है कोई निशानो निशानो देखी जाए, कौन चलानी कौन आवे, पर देखने में कोई पैया कौन लागे, ठीक है। तो ये है मतलब अंदर बहुत सारी चीजें देखने लायक है, इसकी नक्काशी और मतलब कारीगरी आप देखोगे तो ये देखो, ये दुर्ग के अंदर का ही फोटो है, फैमिली फोटो था हमारा, तो ये दुर्ग के अंदर का ही फोटो है। और आप देख पा रहे हो कि कितनी जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया, पूरा पीले पत्थर से बना हुआ बहुत शानदार दुर्ग है। ये सारे के सारे जैसलमेर दुर्ग के देखो अंदर के भी फोटो बताए मैंने आपको, और बाहर का भी बता दिया है, ये इसका पूरा सब कुछ, ठीक है। इसका जो ये परकोटा है ये कमरकोट कहलाता है, ठीक है ना। ये परकोटा जो दिख रहा है आपको, ये गुम्बद वाला, ये ऐसा, ये कमरकोट कहलाता है, इसका दोहरा परकोटा है। कैसे पता चलता है कि दोहरा परकोटा है, यहाँ पे देखो, ये देखोगे ना तो इस मॉडल में आपको बिल्कुल आराम से पता चलेगा, एक अंदर की बाउंड्री अलग है और बाहर की बाउंड्री अलग है, ये दोहरा परकोटा है। इस तरीके से इस दुर्ग को बनाया गया है। ये दुर्ग इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कहीं भी उस समय जैसे चूने का इस्तेमाल नहीं किया, सीमेंट तो था नहीं, चूने का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बनाया हुआ है, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते थे पत्थर, खांचे वाले पत्थर होते थे, इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ। अब जब ये पढ़ने में आता है ना तथ्य कि बिना चूने सीमेंट के प्रयोग किए बनाया हुआ है, तो लड़के सोचने लगते हैं कि बिना सीमेंट चूने के मतलब इतना बनाया कैसे, तो इंटरलॉक सिस्टम पे बनाया हुआ, इतनी फिटिंग हो गई, जैसे जैसे ऊपर से मौसम निकलते गए, दिन निकलते गए, इतनी शानदार तरीके से फिटिंग हो गई कि बहुत ही मजबूत। हालांकि अब तो क्या है, कहीं कहीं जैसे मरम्मत के लिए आपको सीमेंट वगैरह दिख जाएगा कहीं कहीं,
लेकिन बनाया गया जो मूल दुर्ग था ना वो इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ था। ये जैसलमेर दुर्ग की खासियत है। ठीक है साथियों, आगे लेकर चलता हूं आपको। चलिए देखो, ये जो है राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, आपको बता दिया है, चित्तौड़ पूरा पढ़ा दिया है। इसका परकोटा जो है वो कमरकोट कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका निर्माण केवल पत्थरों, मतलब केवल पत्थरों से बिना चूने के, और कैसे है वो आपको मैंने समझा दिया कि इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें राजस्थान में जितने भी दुर्ग है उसमें सबसे ज्यादा इसके अंदर 99 बुर्ज है। अब जैसे ही ये चीज आती है ना, बुर्ज वगैरह ऐसी बात, तो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती कि ये बुर्ज क्या है, ये कंगूरे क्या होते हैं, ये बुर्ज क्या होते हैं, ये पितृ दोरा वगैरह बहुत सारे शब्द आते हैं ऐसे। उनमें से जैसे बुर्ज आया है, कई दुर्ग में अपन ने पढ़े हैं, दिया बुर्ज वगैरह पढ़ा था ना, तो बुर्ज जैसे ही आता है तो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक बुर्ज बता रखा है। ये है आपका बुर्ज। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक तरह से ये मीनार की तरह होता है। यदि इसको मीनार कहते हैं, मीनार की वैसे ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन इसकी बुर्ज की ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है। बुर्ज की खासियत ये होती है कि इसकी चौड़ाई से अधिक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, और बुर्ज में ज्यादातर जो ऊपर ये इस तरीके से तोपे वोपे भी रखी जाती थी इसके अंदर, ये बुर्ज है। अब बुर्ज खलीफा जैसे अपन देखते हैं दुबई के अंदर, तो बुर्ज खलीफा उसकी भी देखो ऊंचाई कितनी है। तो बुर्ज बुर्ज बहुत तरह के होते हैं, 4-5 तरह के बुर्ज होते हैं। ठीक है, उनमें से एक आप ये समझ सकते हो। तो ऐसे छोटे बड़े कुल मिला के 99 बुर्ज है इस दुर्ग के अंदर जो सर्वाधिक है। आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी, और अब इससे संबंधित कोई समस्या होने वाली नहीं है आपके। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक मूवी बनाई है इस पर, और जब सोनार किला ये पिक्चर बनाई उसके बाद में ये दुर्ग बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया 2005 में, और इस पर 5 रुपए का डाक टिकट 2009 में जारी किया गया। ठीक, दोनों चीजें ध्यान रखना, 2005 और 2009। ठीक है साथियों, इसके अंदर जो दरवाजे हैं उसमें से अक्षय पॉल, सूरज पॉल, गणेश पॉल और हवा पॉल और भी है 2-4, लेकिन इंपॉर्टेंट ये थे, तो ये ध्यान रख लेना। और वैसे इसमें से मेरे ख्याल से इसमें से पॉल नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें से प्रश्न दूसरे और बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है साथियों, अब देखो श्री कृष्ण के चक्र से खुदा हुआ जयसुल कुआं है। यहाँ पे एक कुआं है, उसके बारे में बताते हैं कि ये श्री कृष्ण के चक्र से खुदा हुआ है, सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ कुआं है जयसुल कुआं। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो शासक थे ये श्री कृष्ण के वंशज है, यदुवंशी कहलाते हैं ये शासक, ये कहा जाता है इनके बारे में। ठीक है साथियों, इसमें बहुत सारे महल बने हुए हैं। वैसे इसमें से सर्वोत्तम विलास, बादल विलास, आदिनाथ का जैन मंदिर अंदर ही, दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है आदिनाथ जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिल्कुल सारी चीजें जो बता रहा हूं वो देख के आए हम, और स्वांगिया माता का मंदिर है, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है एक नीचे की तरफ अंडरग्राउंड में है, वहां से ये इनके लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में ही है, अंडरग्राउंड की तरफ वहां से निकलते हैं तब। इसके अंदर बहुत सारी पुरानी पांडुलिपियां पड़ी है, बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, तो पांडुलिपियों का बहुत अच्छा भंडार है यहाँ पे, जिन भद्र सूरी संग्रहालय है। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 2.5 शाकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है 2.5 शाकों के लिए। यहाँ 2.5 शाखे हुए, 2 तो हुए पूरे, एक हुआ आधा। ठीक है, उसमें से देखो सबसे पहला हुआ 1299 में अलाउद्दीन खिलजी और मूल राज के बीच में। ठीक है, पहला शाखा ये था। दूसरा हुआ 1357 में, यहां पे मैंने लिखा है FST, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के बीच में। ठीक है, और 5वां हुआ अमीर अली। वैसे अमीर अली को इन्होंने शरण दी थी, लेकिन इसने धोखा किया। अमीर अली और राव लूणकरण के बीच में हुआ, जिसमें ये अधूरा शाखा हुआ, केसरिया हो गया और जौहर न हो पाया। ठीक है, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। वैसे सीधा ही प्रश्न तो यहीं से बनता है कि 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर है। ठीक है, और उसके बाद में अंदर से प्रश्न बन जाए तब ध्यान रख लेना, खास तौर पर इसका ध्यान रखना है, यह आधे शाखा वाला, क्योंकि विशेषता यही है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो एक ये यहां से, चलिए मुझे एक और चीज याद आ रही है, कल की क्लास में एक संशोधन मैंने हालांकि टेलीग्राम पे करवा दिया था। जसवंतथड़ा जो था उसके बारे में संशोधन था कि जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया सरदार सिंह ने था और उसके पिताजी जसवंत सिंह द्वितीय के। मैंने इसका उल्टा बता दिया था। एक्चुअली साथियों ऐसा होता है कि बहुत बिजी शेड्यूल है, और कल जो है एक सामाजिक समाज के अंदर मुझे एक अंतिम संस्कार में जाना था,
और देखो उसमें वहां पे शादी ब्याह में नहीं जाए तो चलता है, लेकिन वहां पे जाना जरूरी है। तो वहां जाना था, तो आनन फानन में आपकी स्लाइड्स बनाई थी और आनन फानन में ही क्लास रिकॉर्ड की थी, ताकि आपकी पढ़ाई नियमित चलती रहे, डिस्टर्ब ना हो। मेरे जो है निजी कामों की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से। तो उसमें मतलब क्या है, दिमाग में तो वो चीज रहती है कि अब फटाफट वहां पे जाना है, देर हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो वहां पे उस चक्कर में कल एक जगह और मैंने शायद गलती की, जो एक आधे स्टूडेंट ने किसी ने नोटिस किया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐसे बताना था और बाबर के बाद बता रहे कि मैंने अकबर बता दिया। तो वो स्लिप ऑफ टंग है, तो वो जो क्रम है वही रहेगा, बाबर, हुमायूं, अकबर है, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर है। तो ये कल की जो क्लास है ना, उसमें स्पेशली हुआ है, क्योंकि कल की क्लास को बहुत ही रैपिड शूट किया था। हालांकि देखो सारी चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो मुझे पता था कि हाँ ये चीज विद्यार्थियों को बतानी है। और थोड़ी सी क्लियरिटी सेट कर देते हैं आपके लिए। शायद धुंधला दिख रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। हाँ, तो अब ये अगर मुझे ये एक्चुअली सही बात बताऊं ना, इतनी सारी बातें दिमाग में रहती है, इसके ये मैन्युअल पे करना याद ही नहीं आता है, मैं सीधा ही क्लास शूट करने लग जाता हूँ। देखो जो बात होती है ना, मैं तो सीधा आपसे इस तरीके से इंटरेक्ट होता हूँ जैसे आप मतलब बिल्कुल ही फेमिलियर हो, बिल्कुल। और कोई किसी तरह की लाग लपेट फॉर्मेलिटी वगैरह करता ही नहीं हूं मैं, और मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं कभी फॉर्मेलिटी में विश्वास करूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं थोड़ी सी साथियों, कल की क्लास में वो संशोधन आप कर देना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये जैसलमेर दुर्ग पढ़ लिया है आपने और बेहतर तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना, इसमें बहुत अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है एक जल दुर्ग है, ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। अब यहाँ पे गागरोन दुर्ग देख भी रहे हो आप, और आपको दोनों नदियां भी दिख रही है, तो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये एक जल दुर्ग है। इसके बारे में आपके प्रश्न कभी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, इसका निर्माण जो है वो डोड राजपूत राजा बिजल देव ने करवाया। ठीक है, डोड राजपूत राजा बिजल देव ने करवाया, इसीलिए इसे डोडगढ़ कहा जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। ये एक जल दुर्ग है जो आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। इसका उपनाम डोडगढ़, दूलरगढ़, गरगराटपुर, गरगराटपुर इसलिए कहा जाता है कि एक ऋषि थे गर्गाचार्य, उनकी तपो स्थली था ये। ठीक है, इसलिए इसे गरगराटपुर कहा जाता है। ठीक, ये साथियों ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पे खड़ा है। क्यों चट्टान पे बना है, तो नींव बनने की जरूरत नहीं है। ये जो है पूरी एक चट्टान है और इस चट्टान पर ये दुर्ग खड़ा है, इसलिए ये बिना ये एकमात्र देश का एकमात्र दुर्ग बताते हैं जो बिना नींव के एक ही चट्टान पर खड़ा है। ध्यान रखें, ठीक है। वैली किशन रुक्मणी, वैली किशन रुक्मणी और पित्तल पातल की रचना यहाँ पे की गई। अब वैली किशन रुक्मणी जो है वो पृथ्वीराज की रचना है, ठीक है ना, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। तो यहाँ पे ये वैली किशन रुक्मणी जो है ना साथियों, इसके बारे में ये क्या कहते हैं, इसको पंचम वेद भी कहा गया है। 19वां पुराण कहा गया है, जो दूरसा अड़ा ने कहा है। और पाथल पीथल, ये पीथल पाथल जो है वो कन्हैया लाल सेठिया की रचना है, जिसमें पीथल पृथ्वीराज को कहा गया है और पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है। इन दोनों की रचना इसी दुर्ग के अंदर की गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि साहित्य जब पढ़ेंगे अपन, राजस्थान का साहित्य आपके टॉपिक है, उसके अंदर बेहतर तरीके से इसको और मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, मीठे शाह की दरगाह बोलते हैं, मीठे शाह हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके अलावा यहाँ पे संत पीपा की छतरी है। देखो संत पीपा की छतरी यहाँ है। संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में है और संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। ठीक है, वापस बताता हूं, संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में है और संत पीपा की छतरी गागरोन में है। तीनों अलग अलग चीज है, प्रश्न की लैंग्वेज को देखकर इसको सही करना। ठीक है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, ये अभी हाल ही में बना हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी इसी दुर्ग में है। और बताते हैं कि मीठे शाह की जो दरगाह है उसका निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था। ठीक है साथियों, यहाँ पे एक पहाड़ी है इस दुर्ग के पीछे जिसका नाम है गिद्धकराई। ठीक है, ये लिख रखा है जो मैंने यहाँ, गिद्धकराई पहाड़ी है। इस पहाड़ी का क्या उपयोग किया जाता था,
कि यहाँ जो राजनीतिक कैदी होते थे उनको पकड़ के ले जाते और इस पहाड़ी से धक्का देते थे, यानी मृत्यु दंड के लिए काम में ली जाती थी, मौत हो जाती थी वहां से गिराने के बाद। तो ये गिद्धगराई नाम की पहाड़ी है। ये प्रश्न यदि बन गया ना बहुत मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो गिद्धगराई नाम की पहाड़ी है और इसका जो परकोटा है, आसपास की बाउंड्री को बोलते हैं परकोटा, इसका परकोटा है वो जालिम कोट कहलाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। महमूद खिलजी ने, ये शायद आपको इसके नीचे नहीं दिख रही होगी ये लाइन, महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। यहां लिख देता हूं मैं, वैसे पीडीएफ शेयर करूंगा जब आपके पास आ जाएगी। महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब अपने आता है जालोर दुर्ग। थोड़ा सा रैपिड चल रहे हैं, हालांकि जानकारी पूरी दे रहा हूं ताकि क्या है सारे दुर्ग कवर हो जाएंगे। एक क्लास दुर्ग की और दूंगा, उसमें लगभग आपके कवर करवा दूंगा सारे, ठीक है। जालोर दुर्ग जिसका निर्माण प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने करवाया है और ये किसके अनुसार है, दशरथ शर्मा के अनुसार। हालांकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि इसका निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया, लेकिन ये बात मानते नहीं है। बाकी इतिहासकार इसका खंडन करते हैं कि ये सही नहीं है। ये सही है कि इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया, प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है साथियों। इसका उपनाम जो है सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी, सोनगिरी भी कहते हैं, वो अलग था, वो स्वर्णगिरी था जैसलमेर वाला। ये सुवर्णगिरी या सोनगिरी भी कहते हैं, सोनलगढ़ कहते हैं, कांचनगिरी कहते हैं, ये देखो सोनगिरी कहते हैं। ये ऐसा दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र जिसके दरवाजे कोई आक्रांता नहीं खोल पाया। रायोरा भाव राते पिता वो भी था ना, तो दरवाजे नहीं खोल पाया, वो कमजोर कड़ी ढूंढी थी कि दुर्ग का कमजोर भाग कौन सा है। चौहान पढ़ाए थे जालोर के, तब बताया था कि दुर्ग का कमजोर भाग कौन सा है। राई बिखेरी थी और वहां से पौधे उगे थे, तब वो कमजोर भाग को तोड़कर अंदर घुसे थे। दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं खोल पाया। बीका दैया ने यहाँ पे है ना सब गड़बड़ की थी, बीका दैया यहाँ पे बिक गया था और इस वजह से ये दुर्ग मतलब दुर्ग पर इनका अलाउद्दीन खिलजी का और इनका कब्जा हो गया था, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, जालोर दुर्ग में अभी आपको और पढ़ना है थोड़ा सा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम, इसको जीतने के बाद इसका नाम रखा जलालाबाद। लगभग 1311 में इसे जीत लिया था और इसका नाम क्या रखा था, जलालाबाद। जालूहर कहते थे वैसे, ऋषि जाबाली की तपोस्थली होने के कारण जाबालीपुर भी कहा। जालोहर इसलिए कहते थे कि जाल नाम की झाड़ियां थी और लोर का मतलब होता है सीमा, यानी जाल नाम के झाड़ियों से जिसकी सीमा बनती हो उसे जालोर कहा गया। फिर धीरे धीरे जालोर नाम हो गया और इस तरीके से ये जाबालीपुर, जालोर, ये सारी जानकारी इस तरीके से होती है, ठीक है। कौन कहता है कि अपनी क्लास में सिर्फ ट्रिक्स काम करती है? मैं कंसेप्ट और ट्रिक्स का मिश्रण देता हूं और वो विद्यार्थियों के लिए बहुत काम आती है, क्योंकि जो शब्द है पढ़ने में तो आते हैं भाई, पढ़ाने का मतलब क्या है वो कि वो चीज यदि ये है जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक क्या पता चलेगा। तो वही चीज मैं ध्यान रखता हूं कि ये चीजें मेरे दिमाग में, जब मैं पढ़ता था कंपटीशन की तैयारी कर रहा था आप लोगों की तरह, तब मेरे दिमाग में ये होता था कि ये होता क्यों है। तो वही चीज मैं क्लियर करने की करता हूं कि ये इस वजह से इसका काम ऐसे होता है। तो आज जाबालीपुर, जालोहर ये सब पता चल गया आपको और यहाँ पे जलालाबाद इन्होंने नाम रख दिया था, ठीक है साथियों। उद्योतन सूरी ने वत्सराज के समय में कुवलय माला लिखी थी जो इसी दुर्ग के अंदर लिखी गई है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसमें तोपखाना मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बताते हैं इसको बनवाया गया और तोपे पड़ी है 2-4 अंदर छोटी छोटी, इसलिए तोपखाना मस्जिद कहा जाता है। ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली थी ये, तो ऋषि जालंधर नाथ की छतरी इसके अंदर है। चामुंडा माता का मंदिर है और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। हालांकि ये दुर्ग जो है अभी बहुत ही कंडीशन इसकी सही नहीं है। यदि देखा जाए झाड़ियां उग गई है और ये सारी चीजें जितनी बताते हैं उतनी व्यवस्थित वहां पे देखने में आती नहीं है। तो ये मतलब एक तरह से मतलब इसका रखरखाव सही तरीके से हुआ नहीं, इस वजह से ये सारी चीजें हुई है। लेकिन इतिहास में अपन को जो पढ़नी है कंपटीशन की दृष्टि से, वो आपको ये सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है साथियों। रायोरा भावराते विता कहावत यहीं से प्रचलित हुई थी और बीका दैया के कारण हुई थी, मैंने बताया है आपको, ठीक है। और चौहान पढ़ाए थे उसमें बताया भी, ये पढ़ लेना, जालोर के चौहान पढ़ा रखे हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सिवाना दुर्ग, ठीक है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने 954 ईस्वी में करवाया। इसका उपनाम कुमथाना है। कुमथाना उपनाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुमठ नाम की झाड़ियां ज्यादा है, तो कुमठ नाम की झाड़ियां होने से कुमठाना कहा और कुमठाना कुमथाना एक ही बात है,
ठीक है। तो कुमट नाम की झाड़ियां होने से कुमठाना दुर्ग कहा गया। ये जालौर दुर्ग की कुंजी है, यानी कि जालौर दुर्ग को जीतने से पहले इसको जीतना ही पड़ता था, ये इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। जब भी जोधपुर पर आक्रमण हुए और जोधपुर के राजा को वहां से यदि सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा तो वो यहाँ पे सिवाना जाते थे, और सिवाना को वैसे जाना भी गढ़ सिवाना के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर का वहां पे है जहां हम 18 साल मोगल से रहे, वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है ये है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रख दिया, खैराबाद। 1308 में यहाँ पे हमला किया था और इसको जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रख दिया, ठीक है। 1308 में इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वो कमालुद्दीन गुर्ग था। इस गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया, शाब्दिक अर्थ होता है भेड़िया, ठीक है ना। तो ये 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग, और यहाँ पे सातल देव को ये सातल देव सिमुर्ग कहा करते थे। सिमुर्ग इसलिए, सिमुर्ग एक ऐसा पक्षी होता था जो यहाँ पे इनके मतलब ये क्या बताते हैं, दिल्ली सल्तनत वाले ये जो इनके ग्रंथ वगैरह थे ना, ये जो भी पढ़ते उसके अंदर सिमुर्ग एक ऐसे पक्षी को कहा जाता जो मतलब बहुत खतरनाक पक्षी होता और ऊंची पहाड़ी पर जंगलों में रहता था। तो सातल देव सिमुर्ग के नाम से इसको कहते थे ये। और सातल देव और इनके बीच में एक संघर्ष हुआ और उसके बाद में जब इसको जीता गया तो इसका नाम क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया, ठीक है साथियों। यहाँ पे भी गद्दार थे, भावला पवार नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे गद्दारी की थी। यहाँ पे जो पानी पीने का कुंड था उसके अंदर गौ रक्त गौ मांस मिला दिया था, तब जाकर इनको मजबूरी में ये सारे दरवाजे खोलने पड़े थे। ये एक ऐसा दुर्ग था जिसको जीतने के लिए पाशविक बनाना पड़ा था। पाशविक का मतलब है दुर्ग के समान ही मिट्टी का ढेर उसके सामने बनाया जाए और उसके बाद में उसको जीतने का काम में लिया जाए। पाशविक ही कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पड़ा हुआ है यही है, लेकिन ये एक तरह से उसको पाशविक ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, थोड़ी सी जानकारी ये सिवाना दुर्ग के बारे में ये जानकारी आपको ध्यान रखनी। ये अपनी अंतिम स्लाइड थी, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास वैसे लेट हुई है लेकिन बेहतर तरीके से आपके पास में मैटर आया है। इनके नोट्स अच्छी तरीके से बना लेना, और यदि शाम को अपन मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम के जरिए सूचना दे दूंगा आपको टाइम कि किस समय अपन लाइव मिलेंगे। महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें करेंगे आपसे, और महिलाएं जो माताएं बहनें जैसे एक अपने भाई के साथ में चर्चा करती है ना, सर आज फ्री कर दो वो कर दो, अरे फ्री है रे मेरी माता, सब फ्री है और क्यों फ्री करा, 51 रुपया में थारे गुरुजन मिलना कोई कौन है, ठीक है। सेवा ही है मात्र, मतलब ये किस लिए है कि ताकि आपको आप लोगों को बेहतर सेवाएं कंटिन्यू दे सके। जो बेचारे टीम मेंबर्स रात दिन एक करके टेस्ट सीरीज बना रहे हैं उनके मतलब थोड़ा सा बहुत उनके चलता रहे और अपने जो ऐप का तकनीकी खर्चा आता है वो निकल जाए। बाकी कमाने के लिए तो क्या होता है 500-700 लेते ना आपसे, निकाल क्यों देते, ठीक, एकदम समझ जाओ, ज्यादा कौन है, ठीक है। चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।